हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद डॉक्टर श्याम गुप्ता में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे जो डिप्लोमा लेवल के लिए आती है, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए आती है। तो पॉलिटेक्निक के अंदर ज़्यादा डेप्थ नहीं है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, तो उनके लेवल तक का ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ इसमें इस पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक बार वीडियो अपलोड किया जाए इसका। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा लेवल स्टूडेंट। तो देखिए, गैसें दो प्रकार की होती है, एक आदर्श गैस और एक वास्तविक गैस। फर्स्ट तो होती है आदर्श गैस, आइडियल गैस, और सेकंड होती है रियल गैस और रियल गैस, यानी कि वास्तविक गैस। देखिए, आदर्श गैस क्या है? वह गैस जो आदर्श गैस के नियमों, जैसे आदर्श गैस के नियम आइडियल गैस के लॉ का पालन करती है, जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवोगाद्रो का नियम, इनका पालन करती है, वो क्या कहलाती है? आदर्श गैस कहलाती है। आवोगाद्रो का नियम, ठीक है, इनका पालन करती है, वो आदर्श गैस कहलाती है। अब जनरली आदर्श गैस जो होती है, ये उच्च दाब पर इनमें विचलन पाया जाता है, उच्च दाब पर नहीं पाई जाती। एक तरह से उच्च दाब पर इनमें क्या पाया जाता है? विचलन पाया जाता है। तो जनरली उच्च दाब पर आदर्श गैस नहीं पाई जाती है, उच्च दाब पर इनमें क्या होता है? आदर्श गैस से विचलन होता है, यानी कि कम दाब पर ही पाई जाती है। ये याद, एक तरह से इस तरह समझिए आप इसको। तो उच्च दाब पर इनमें क्या पाया जाता है? विचलन पाया जाता है, ठीक है। जबकि रियल गैसें क्या होती है? ये निम्न दाब व उच्च ताप पर, निम्न दाब और उच्च ताप पर क्या करती है? गैसें के नियमों को मतलब पालन करती है वहां पर। तो यानी कि ये निम्न दाब उच्च ताप पर वास्तविक गैसों के नियमों का पालन करने लग जाती है अधिकतर गैसें, ठीक है। तो आदर्श गैसें क्या होती है? ऐसे गैसें जो आदर्श गैस के नियमों का पालन करते हैं, जैसे बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, तथा ये उच्च दाब पर क्या करती है? विचलन रहती है, विचलन आता है इनमें। और रियल गैस जो निम्न दाब व उच्च ताप पर गैस के नियमों को का लगभग गैस के नियमों से पालना करती है, क्या कहलाती है? रियल गैस कहलाती है, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं ये नियम क्या है आदर्श गैस के नियम। ये नियम कौन से हैं, तो नियमों की बात करते हैं पहले। तो लॉज ऑफ काइनेटिक थ्योरी या लॉ ऑफ गैसेस, आइडियल गैसों के नियम। पहला है बॉयल का नियम। फर्स्ट है बॉयल नियम। देखिए, ये क्या कहता है? यदि किसी गैस का ताप कांस्टेंट हो, यदि T कांस्टेंट हो, तो उसका दाब जो होता है, गैस का जो दाब है P, उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम कहता है यदि किसी गैस का दाब नियत हो, तो उसका जो आयतन है, या किसी गैस का ताप नियत हो, तो उसका जो दाब है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो P बराबर कोस समानुपाती को उठाएंगे तो कौन आएगा, ठीक है, PV बराबर कोसेंट। अब अगर दो गैसों की बात करें, दो भिन्न गैसों की बात की जाए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? P1V1 बराबर कोसेंट, यानी कि K, ठीक है। और इसी तरह दूसरी गैस के लिए P2V2 बराबर V K। तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से? P1V1 बराबर P2V2। अगर दोनों को बटा बटी कर देंगे
तो के से के कैंसिल, एक आएगा तो P1 V1 बराबर P2 V2। ये न्यूमेरिकल के लिए हो गया कि P1 दे रखा हो, V1 दे रखा हो, P रखा हो, V2 पूछ लेगा। ये कुछ एक चीज दे रखी होगी, आपको कोई सी चीज पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया बॉयल का नियम। सेकंड है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, यदि किसी गैस का दाब कांस्टेंट हो, यदि किसी गैस का दाब कांस्टेंट हो तो उसका आयतन जो है वो ताप के समानुपाती होता है। यदि किसी गैस का दाब नियत हो तो उसका जो आयतन है वो ताप के समानुपाती होता है। अब दो गैसों की बात करें यहाँ पर भी, तो V1 प्रोपोर्शनल टू T1 और V2 प्रोपोर्शनल टू T2। समानुपाती को उठाएंगे तो कांस्टेंट आएगा KT1, इसमें भी KT2, भाग लगा दें, K से K कैंसिल, तो V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। ये न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए फॉर्मूला हो गया कि कोई तीन चीज दे रखी होगी, आपको चौथा पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आवोगाद्रो का नियम। देखिए आवोगाद्रो क्या कहता है, यदि किसी गैस का दाब और ताप दोनों कांस्टेंट हो, P और T कांस्टेंट हो, तो उसका आयतन जो है मोलों की संख्या के समानुपाती है। यदि किसी गैस का दाब व ताप नियत हो, दाब और ताप नियत हो, तो उसका जो आयतन है वो मोलों की संख्या, n का मतलब गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, यानी कि अगर दो गैस की बात करें तो V1 प्रोपोर्शनल टू N1 और V2 प्रोपोर्शनल टू N2। कांस्टेंट को हटाएंगे तो यानी कि V1 अपॉन V2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N2। अब इसका एक स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट, यदि आयतन भी कांस्टेंट हो, यदि किसी दो गैसों का, अब यहाँ दो गैसों की दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, यदि दो गैसों का दाब व ताप के साथ साथ आयतन नियत हो, तो देखिए यहाँ से आयतन नियत होने का मतलब V1 अपॉन V2 बराबर N1 अपॉन N2। आयतन कोस नियत है तो यानी कि दोनों बराबर होंगे, तो एक आएगा, क्या होगा N1 बटे N2 बराबर 1, तो N1 बराबर N2। तो उन गैसों के मोलों की संख्या भी बराबर होगी। ये तीसरा स्टेटमेंट, ये इसका दूसरा स्टेटमेंट है अवोगाद्रो का। अवोगाद्रो क्या कहता है, यदि पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, यदि किसी गैस का दाब और ताप दोनों नियत हो, तो उस गैस के का आयतन उसके गैस की मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। यानी पहला स्टेटमेंट तो ये होगा। क्लियर, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, दो गैसों की बात करेंगे, V1 प्रोपोर्शनल टू N1, V2 बात करेंगे प्रोपोर्शनल टू N2। समानुपाती घटाएंगे, के आएगा, कैसे यहाँ के आएगा, कैसे के कट जाएगा, तो V1 अपॉन V2 बराबर N1 अपॉन N2। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, यदि दो गैसों का दाब और ताप के साथ साथ आयतन भी नियत हो, तो आयतन नियत होने मतलब V1 बराबर V2, तो ये फिल आउट, तो उन गैसों के मोलों की संख्या भी समान होगी। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है इसका, मोलों की संख्या समान होगी यदि P, V और T तीनों ही कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये आवोगाद्रो का एक अलग स्टेटमेंट है। क्लियर। अब आवोगाद्रो ने क्या किया था, बस एक आवोगाद्रो ने एक चीज और बताई थी, वो भी याद रखें आप, कि एक मोल अणु में या एक मोल गैस में अणुओं की जो संख्या होगी वो होगी आवोगाद्रो संख्या के बराबर। और उसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। आवोगाद्रो के अनुसार एक मोल गैस में अणुओं की संख्या जो होगी वो होगी आवोगाद्रो संख्या के बराबर
और वो होगी 6.02 इंटू 10⁻23। एक मोल में इतने हैं, तो आपसे पूछ ले 10 मोल में कितने होंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई, आधे मोल में तो आधे से मल्टीप्लाई। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आ सकता, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। तो ये 3 नियम हो गए गैसों के। इन 3 नियमों का जो पालन करती है वो आदर्श गैस। ठीक है, और जो निम्न दाब व उच्च ताप पर इन नियमों की लगभग पालना करती है वो वास्तविक गैस है। ठीक है, तो एक बार वापस से देख लेते हैं इन नियमों को। पहला नियम बॉयल का नियम, जिसमें टी कांस्टेंट तो पी प्रोपोर्शनल टू 1/v, पीवी बराबर कांस्टेंट यानी P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, चार्ल्स का नियम, यदि पी कांस्टेंट हो तो V प्रोपोर्शनल टू टी यानी V1/V2 T1/T2। और आवोगाद्रो के अनुसार यदि पी और टी कांस्टेंट हो तो V प्रोपोर्शनल टू n, मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा। और अगर दो गैसों की बात करें तो जिसमें पी टी वी तीनों ही चीज कांस्टेंट हो, उसमें अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या भी समान होगी। और एक मोल में अणुओं की संख्या होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर, जिसका मान है 6.02 × 10⁻23। ठीक है, अब इन तीनों नियमों की सहायता से आदर्श समीकरण बनाएंगे। इन तीनों नियमों की सहायता से आदर्श गैस समीकरण बनाएंगे। तो हेडिंग है आदर्श गैस इक्वेशन। आदर्श गैस समीकरण। चलिए देखिए, फर्स्ट बॉयल का नियम था। बॉयल के अनुसार P प्रोपोर्शनल टू 1/v, इसको ये भी लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, एक ही बात है। दूसरा है चार्ल्स का नियम, वो क्या कहता है V प्रोपोर्शनल टू T। तीसरा आवोगाद्रो, क्या कहता है V प्रोपोर्शनल टू n। तीनों को मिला दिया जाए, तीनों में देखिए V प्रोपोर्शनल टू n प्रोपोर्शनल टू T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। T को इधर ले जाएं, PV प्रोपोर्शनल टू NT। PV समानुपाती घटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा R, जिसे गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो ये कहलाती है गैस समीकरण। R क्या है, गैस नियतांक। ठीक है, अगर n बराबर 1 मोल हो, अगर 1 मोल गैस की बात की जाए तो PV बराबर क्या हो जाएगा RT। तो ये 1 मोल के लिए होगी, ये n मोल, ये n मोल के लिए, ये 1 मोल के लिए। तो इस तरह से आदर्श गैस समीकरण। अब जो R है, इस R की वैल्यू है, याद रखनी 8.314 जूल पर केल्विन जूल पर केल्विन पर मोल। दूसरी वैल्यू है 1.98 होता है वैसे तो, लेकिन आप न्यूमेरिकल के लिए आप कितना यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। 1.98 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, और तीसरा है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल। ये 3 वैल्यूज है जो याद रखनी है आपको। ठीक है, टेम्परेचर का मान हमेशा आपको केल्विन में रखना है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है। प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर के अंदर है। क्लियर, तो ये चीजें है, तो ये चीजें आप रखें। इफ न्यूमेरिकल आ सकता है तो पी बराबर एनआरटी से। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं अणुगति सिद्धांत की, गैसों का अणुगति सिद्धांत। अणुगति सिद्धांत देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, पॉलिटेक्निक में एग्जाम में आ जाता है ये। गैसों का अणुगति सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित, इस सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित, पोस्टुलेट मतलब एक क्या स्टेटमेंट थे इनके। देखिए क्या कहता है, पहला, गैस के अणु जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं
गैस के जो अणु हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, कठोर होते हैं, गोल होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म, कठोर तथा गोल होते हैं, पहला स्टेप, और एक जैसे होते हैं, मतलब समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है। दूसरा, गैस के अणुओं के बीच में कोई भी अंतराण्विक आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। गैस के अणुओं, सेकंड स्टेटमेंट है इसका कि गैस के अणुओं के बीच में कोई भी अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट इसका, तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है ये कि गैस के अणुओं का जो आयतन है वो संपूर्ण की तुलना में नगण्य होता है। अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस की तुलना में नगण्य होता है। ठीक है। चौथा, गैस के अणुओं की जो टक्करें हैं, अणुओं की टक्करें प्रत्यास्थ होती है। तो टक्करें हैं ये प्रत्यास्थ होती, प्रत्यास्थ इलास्टिक, टकराकर पुनः वापस उसी वेग से चले जाते हैं। ठीक है। गैस के अणुओं की जो टक्करें प्रत्यास्थ होती है। गैस का एक महत्वपूर्ण गुण होता है दाब, और ये दाब किस वजह से है? अणुओं की, गैस के अणुओं की जो टक्करें है, गैस अणुओं की पात्र की दीवार पर लगाई गई टक्करों की वजह से। जो कोलिजन हो रहा है पात्र की दीवारों पर, उसकी वजह से इनका दाब होता है। ठीक है। छठा स्टेटमेंट क्या है? गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो उनके ताप, परम ताप के समानुपाती होती है। गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो उनके परम ताप के समानुपाती होती है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है अणुगति सिद्धांत के कि पहला पॉइंट क्या है, ये अत्यंत सूक्ष्म, ठोस, कठोर, गोलाकार होते हैं और एक जैसे होते हैं। इनके अंतराण्विक आकर्षण बल का मान 0, मतलब नहीं पाया जाता है। तीसरा, गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस की तुलना में नगण्य होता है, यानी कि एक छोटा सा अणु संपूर्ण पात्र की दीवार की तुलना में, संपूर्ण पात्र की तुलना में कैसा होता है? नेग्लिजिबल। उनकी टक्करें प्रत्यास्थ होती है। गैस का दाब कैसे जनरेट होता है? पात्र की दीवारों पर लगाई गई टक्करों की वजह से, कोलिजन जो पात्र की दीवारों पर लगाई गई है। और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ताप के समानुपाती होती है। तो यह 6 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है गैस के अणुगति सिद्धांत की। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये 2 है, इसी पर बेस है पूरा, कि आकर्षण बल 0 होता है और संपूर्ण गैस का आयतन नगण्य होता है। अब इन्हीं को वेरीफाई करते हैं दोनों को कि कैसे होता है, क्या नहीं होता है। तो मैं जस्ट एक सवाल पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि अपने आप मन में सोचना कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। और इन तीनों पदार्थ की अवस्थाओं को डिफाइन किया गया है अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर। अंतराण्विक बल के आधार पर, आकर्षण बलों के आधार पर, IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये सबसे ज्यादा किसमें होगा? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और गैस में तो लगभग नेग्लिजिबल।
ठीक है। सबसे तेज, सबसे ज्यादा मजबूत कहाँ होता है? सॉलिड में, उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कमजोर होता है गैस में। जैसा कि अनुपाती सिद्धांत कहता है कि नेग्लेजिबल, जीरो होता है, लगभग नहीं होता है। अगर ऐसा है कि गैस के अणुओं के बीच में IMF जीरो है या नहीं है, तो गैस लिक्विड कैसे होती है? अगर आपको याद हो तो आपके जो गैस का सिलेंडर है उसमें भरी हुई गैस लिक्विड के रूप में होती है। तो लिक्विड तब ही हो सकती है जब अंतर आणविक आकर्षण बल मौजूद हो, तभी तो लिक्विड बनेगा। तो इसका मतलब गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है। वो कब होता है वो अपन देखते हैं। अब आपका सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है वो उच्च दाब पर भरी हुई है। जब दाब का मान बहुत ज्यादा उच्च है तब उसमें सिलेंडर में गैस जो भरी हुई है वो लिक्विड में है। यानी कि उच्च दाब पर गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं होता है, बल्कि कुछ न कुछ अंतराण्विक आकर्षण बल, सॉरी, गैस के अणुओं के बीच में अंतराकरण आकर्षण बल जीरो नहीं होता है, बल्कि कुछ न कुछ आकर्षण बल होता है। इसी वजह से वो गैस किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए सेकंड जो पॉइंट था इसका कि गैस के अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, इसको भी वेरीफाई करते हैं। जो आयतन वाला कॉन्सेप्ट है, अब मैं एक अज्यूम करवा रहा हूँ, जैसे अपन क्लासरूम में आप 5 बच्चे बैठे हो, ये बहुत आपकी बड़ी क्लासरूम है, जिसमें 5 बच्चों को बैठाना है। एक यहाँ बैठा हुआ है, एक अपनी मर्जी से कहीं भी बैठ गए आप, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, इस क्लासरूम की दीवारों को कंप्रेस करते हैं, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से, यानी कि आयतन कम किया जा रहा है। तो क्या होगा, आप क्या करोगे, एक दूसरे की तरफ खिसकना प्रारंभ करोगे, क्योंकि जगह कम हो रही है, जगह कम हो रही है तो एक दूसरे की तरफ खिसकना प्रारंभ कर रहे हैं, और कम करते जा रहे हैं, और कम करते जा रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आएगी जब हमने पात्र की दीवारों को बहुत छोटा कर दिया, तो आप क्या करोगे, जो 5 विद्यार्थी बैठे हैं वो ऐसे चिपकना, एकदम बिल्कुल चिपक जाएंगे एक दूसरे के पास में, और ऐसे लगेगा एक पांचों मिलके एक अणु का निर्माण कर दिया इन्होंने। अब इस स्थिति में इन जो 5 अणु थे, एक छोटा सा अणु था जैसे ये टप बिल्कुल बिंदी जैसा, जिसका आयतन नगण्य था, ये पांचों अणु के चिपकने से एक बहुत बड़ा आयतन बन गया, जिस वजह से आयतन नगण्य नहीं हो सकता। यानी कि आयतन कम करना, आयतन कम करेंगे तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो यानी कि उच्च दाब पर, यानी कहने का मतलब है पात्र की दीवारों को छोटा करने का मतलब है, अंदर करने का मतलब दाब बढ़ाना। तो जब उच्च दाब किया तो गैस के अणु एक दूसरे से चिपकना प्रारंभ कर देते हैं, और चिपक जाएंगे तो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यानी कि उच्च दाब पर गैस के अणु के बीच में आकर्षण बल भी पाया जाता है और उनका आयतन भी नगण्य नहीं होता है। जो दो कॉन्सेप्ट है कि अणुओं का आयतन नगण्य होता है और अंतराण्विक आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, वो उच्च दाब पर फेल हो जाता है। यानी कि उच्च दाब पर गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल भी मौजूद है और उनका आयतन भी नगण्य नहीं है। यही 2 रीजन है जिस वजह से आदर्श गैस में विचलन पाया जाता है, कब, उच्च दाब पर। ठीक है, तो आदर्श गैस उन सभी नियमों का पालन करती है जो कि 6 नियम 7 नियम बताए थे आपको, पोस्टुलेट अभिग्रहित बताए थे। लेकिन जब दाब का मान कम है, तब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था निम्न दाब पर वास्तविक गैसें भी लगभग लगभग इन नियमों का पालन करने लग जाती है। लेकिन उच्च दाब पर क्या पाया जाता है, आदर्श गैस से विचलन पाया जाता है, क्योंकि उच्च दाब पर अंतराणविक आकर्षण बल भी जीरो नहीं होता है और गैस के आयतन भी नगण्य नहीं होता है। तो हेडिंग है आदर्श गैस से विचलन, गैस से विचलन। और आदर्श गैस से विचलन के 2 कारण मैंने बता दिए आपको। तो कब, कि उच्च दाब पर, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करने के आना है कि जब अणुओं का आयतन घटाते जाते हैं तो उनके अणु एक दूसरे के निकट आने लग जाते हैं, जिससे धीरे धीरे, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया था, तो एक अणु निकट आते आते चिपक जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो एक अणु, वो 5 अणु अलग अलग ना होकर के एक अणु है, जिससे उनका आयतन नगण्य नहीं होता है। इसके अलावा गैसों का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है, उच्च दाब पर गैसें लिक्विड बदल जाती है, वो भी क्या कहलाता है, वो भी साबित करता है कि गैस के अणुओं के बायस में उच्च दाब पर क्या नहीं पाया जाता,
उच्च दाब पर उनके बीच में आकर्षण बल 0 नहीं होता है। ठीक है, अब ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। अब इनको साबित किसने किया? जूल थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने साबित करने का काम किया। जूल थॉमसन वैज्ञानिक ने, देखिए इन्होंने क्या किया। जूल थॉमसन ने क्या किया, कभी आप लोगों ने अगर महसूस किया हो, आप लोगों ने कभी सिलेंडर की नोजल, चलो सिलेंडर की नोजल तो छोड़िए, आपने कभी साइकिल की या मोटरसाइकिल के टायर की हवा निकाली हो नोजल उससे, छोटे से छिद्र से पिन लगा करके, तो उसके अंदर वो ठंडी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए जूल थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया। जूल थॉमसन ने क्या किया कि उच्च दाब पर भरी हुई, जो उच्च दाब पर कोई गैस है जो भरी हुई है किसी सिलेंडर के अंदर, उसको एक छोटे से छिद्र से होकर बाहर निकाला। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सिलेंडर है, बिल्कुल बंद है, ठीक है, और यहाँ एक छोटी सी नोजल लगी हुई है, छोटा सा छिद्र है, यहाँ पर छोटा सा जेट जिसे बोलते हैं, छोटा सा छिद्र है, और इसमें जो गैस भरी हुई है, तो गैस है ये हाई प्रेशर पर है, उच्च दाब पर। क्लियर? अब इस गैस को क्या किया, जूल थॉमसन ने एक छोटे से छिद्र से बाहर की तरफ निकाला, यानी कि बाहर कौन सा दाब है? निम्न दाब है। तो गैस क्या होगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होने लग जाएगी, यानी कि निम्न दाब की ओर तरफ जा रही है और फैल शुरू करेगी, प्रसारित होगी। ठीक है, प्रसारित होगी, और प्रसारित होगी तो गैस के अणु क्या करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। जैसे सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि जैसे एक कमरे में बंद कर दिया 30-40 बच्चों को और अचानक से गेट खोल दिया, तो वो एक भागने की कोशिश करते हैं, वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं, और इस दूर भागने में धक्का मुक्की भी होती है, यानी कि गैस के अणुओं को कार्य करना पड़ता है। किसके विरुद्ध? अंतर आणविक आकर्षण बलों के विरुद्ध। जो यहाँ अंदर अंतर आणविक आकर्षण बल लगे, तो भागने में अंतर आणविक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। कार्य करेंगे किसके विरुद्ध? इंटरमोलिकुलर फोर्स के विरुद्ध। और कार्य करने में क्या होता है? गतिज ऊर्जा में हानि। कार्य करेंगे तो किसमें हानि होगी? गतिज ऊर्जा में हानि होगी, यानी कि इसमें कमी होगी। और गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है, ताप में कमी होगी। ताप में कमी होना मतलब शीतलन, कूलिंग, इसलिए गैस ठंडी महसूस होती है। और ये सिद्धांत साबित करता है कि उसके बीच में क्या मौजूद है? इंटरमोलिकुलर फोर्स मौजूद है, तभी तो उसके विरुद्ध कार्य किया गैस ने। कार्य किया तो गतिज ऊर्जा में लॉस हुआ, गतिज ऊर्जा में लॉस हुआ तो उसके ताप में कमी हुई। ठीक है, तो ये इस तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्स की पाए जाने की वजह से गैस लिक्विड फॉर्म में थी अंदर, जब उसको उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया। तो मैं इस स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ, देखिए जूल थॉमसन के शीतलन नियम को। जब जूल थॉमसन ने क्या किया, जब उच्च दाब पर भरी हुई गैस को निम्न दाब की ओर एक छोटे से छिद्र से होकर गुजारा, तो छोटे छिद्र से होकर प्रसारित किया, तो गैसों को प्रसार कार्य में अंतर आणविक आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ा, जिससे गैस की गतिज ऊर्जा में हानि होती है, और गतिज ऊर्जा में हानि होती है तो ताप में कमी होती है और गैस ठंडी महसूस होती है। यही जूल थॉमसन का शीतलन नियम कहलाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है एग्जाम में, जूल थॉमसन का शीतलन नियम क्या है और कैसे क्या मतलब इसकी नियम क्या साबित करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है। ठीक है, तो ये साबित किया जूल थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। तो अल्टीमेटली दाब एंड आयतन, इन दोनों में ही संशोधन हुआ। तो यानी कि जो हमारी समीकरण थी पीवी बराबर एनआरटी, आदर्श गैस समीकरण, अब वो पीवी बराबर एनआरटी न रखे, इनमें कुछ संशोधित समीकरण आई, क्योंकि उच्च दाब पर आयतन नगण्य नहीं होता है। तो दाब और दाब में संशोधन का कार्य किया वॉन डर वाल्स नामक वैज्ञानिक ने, एक नई समीकरण दी जिसे वॉन डर वाल्स समीकरण कहते हैं। तो देखिए वॉन डर वाल्स ने क्या किया, तो हेडिंग है वॉन डर वाल्स समीकरण। इन्होंने दो संशोधन किए, एक तो आयतन संशोधन और एक दाब संशोधन। पहला है आयतन संशोधन, वॉल्यूम करेक्शन।
ठीक है, वॉल्यूम संशोधन देखिए क्यों किया गया, क्योंकि गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं होता। मान लेते हैं एक गैस का अणु है, उसका आयतन है, गैस अणु का आयतन मान लेते हैं कितना है, आयतन B है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पात्र है जिसमें गैस के अणु बैठा हुआ है, मान लेते हैं 2 गैस के अणु हैं। ठीक है, जिसमें इनका आयतन कितना है B। तो पहले जब आयतन नगण्य था तो ये गैस का अणु जो दूसरा घूम रहा है वो सारे आयतन में घूमने के लिए जगह मिल रहा है। मान ले पूरा आयतन कितना है V, सारे आयतन में घूमने के लिए पूरी जगह मिल रही है उसको। ठीक है, पूरी जगह मिल रही है उसको घूमने के लिए। तो लेकिन अब आयतन नगण्य नहीं है, यानी इसका आयतन B है। तो अब ये जो है B, ये दूसरा अणु इस B आयतन में नहीं जा सकता, यानी कि इसको अब घूमने के लिए जो आयतन मिलेगा, जो Vi, जो आइडियल गैस का जो आयतन होगा वो V माइनस B होगा। अब आइडियल गैस के अणुओं को घूमने के लिए जो आयतन मिलेगा वो V माइनस B होगा। वंडरवॉल्स ने जो नई समीकरण स्थापित की थी और करेक्शन करने के बाद PI/VI बराबर nRT बनाई थी कि दाब संशोधन होकर के, आयतन संशोधन होकर के ये दाब के मान आएंगे। तो अब जो आइडियल गैस के अणुओं को घूमने के लिए जो जगह मिलेगी Vi, वो कितनी मिलेगी, V माइनस B के बराबर, क्योंकि इसके अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि आयतन नगण्य नहीं है। अब एक अणु तो होने से रहा, मान लेते हैं अणुओं की संख्या n है, तो टोटल अणुओं की संख्या कितनी है, अणुओं की संख्या अगर n है तो अणुओं का आयतन कितना हो जाएगा, का आयतन NV। तो अब आइडियल गैस को घूमने के लिए कितनी जगह मिलेगी, V माइनस NV, क्योंकि इन अणुओं में तो जा नहीं सकती आइडियल गैस। ठीक है, तो इन आयतनों के अंदर वो नहीं जा सकते। तो अब आइडियल गैस का जो V आयतन था वो V ना रह के, V कब था, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स नगण्य था और आयतन भी नगण्य था, तब वो आपस में अंदर एक दूसरे के आयतन में जा रहे थे, लेकिन आयतन में जा नहीं सकते। तो आयतन अब क्या होगा, V माइनस NV। ठीक है, और B को कहते हैं वर्जित आयतन, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वर्जित आयतन, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया इस आयतन का वॉल्यूम करेक्शन हो गया, Vi बराबर V माइनस NV। ठीक है, ये समीकरण क्या समीकरण है, ये संशोधित समीकरण है कि अब Pi और Vi की क्या वैल्यू आएगी जो यहाँ रखनी है, हमें इस इक्वेशन में रखनी है। तो संशोधन वॉन्डरवॉल्स करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये जो B है, ये जो B है इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें, B वर्जित आयतन की गणना। वर्जित आयतन की गणना देखिए, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये 2 अणु हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास स्थित हैं। ठीक है, 2 अणु हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास स्थित हैं। अणु का जो आयतन है, क्या ऐसे कहें, इसकी जो व्यास है जो अणु का है वो R है, व्यास कितना है R। तो जो इसके वर्जित आयतन होगा वो R त्रिज्या के वर्ग आवर्त, ये जो गोले के बराबर होगा। हो सकता है एक्यूरेटली नहीं बनाओ, लेकिन आपके पास तो प्रकार वगैरह होते हैं, आप इजीली बना लेंगे। ये तो R/2 हो गई और ये R/2 हो गई त्रिज्या, R व्यास है तो R/2 R/2 त्रिज्या, यानी कि ये R हो गया पूरा। तो R गोले के वर्ग वृत्त के रूप में इसका वर्जित आयतन होगा 2 गोलों का। कहने का मतलब है इस पूरे गोले में केवल 2 ही अणु आ सकते हैं। देखिए कैसे, आधा, ये पूरा 1, इधर से भी आधा ही आएगा, तभी तो R त्रिज्या होगी। सेम इधर से भी आधा, इधर से भी आधा, कहीं से भी आप लगा लीजिए, आधे से आधा, एक आधा, आधा एक आधा, आधा एक आधा, 2 ही अणु इस गोले के अंदर फिट बैठते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो R त्रिज्या का गोला है, यानी कि जो डॉटेड वाला है, ये वर्जित आयतन हो गया इसका। यानी कि इसमें 2 अणुओं का आना तो अलाउड है, लेकिन 2 से ज्यादा अणुओं का आना अलाउड
नहीं है। तो दो अणुओं का वर्जित आयतन कितना हुआ? वर्जित आयतन दो अणुओं का वर्जित आयतन कितना हो जाएगा? 4/3। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, आर त्रिज्या इसकी। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो दो गोले की बात हो गई, तो एक गोले का कितना हो जाएगा? अगर एक गोले की बात करें, एक गोले का वर्जित आयतन, तो एक गोले का वर्जित आयतन हो जाएगा यानी कि बी 1/2 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 1/2 भाग लग जाएगा 2 का। अब एक गोले का एक अणु का आयतन निकालें, अगर उसका एक अणु का वास्तविक आयतन, v 4/3 पाई, त्रिज्या कितनी है? r/2 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा? 1/8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 1/2 का क्यूब कितना होता है? 1/8। दोनों में आपस में भाग लगा दे, b/v कर दें, तो 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे 1/8 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब 2 से 4 बार, तो कितना जाएगा? 4/1। 4 ऊपर चला जाएगा, तो b बराबर आ गया 4v। यानी कि एक अणु का वर्जित आयतन उसके वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। तो अब आपको अगर त्रिज्या दे दे किसी भी अणु की, कि उसकी त्रिज्या या व्यास बोल दे, आप उसका वास्तविक आयतन निकालिए 4/3 पाई आर क्यूब करके, और सिंपली उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कह दे 1 सेंटीमीटर व्यास वाले अणु की वर्जित आयतन गणना कीजिए, तो इसका वास्तविक आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई, आर की जगह कितना हो जाएगा? 1/2 का क्यूब, व्यास दे रखा है। ठीक है, तो 1/8 इंटू 4/3 पाई। ठीक है, और 4 से तो वर्जित आयतन कितना हो जाएगा? बी 4 इंटू वी 1/8 इंटू 4/3 पाई। इजीली आप सोल्व कर लें इसको, आंसर आ जाएगा जो भी। तो इस तरह से वर्जित आयतन की कैलकुलेशन करनी है। क्लियर? एक बार रिपीट कर देता हूं मैं वापस। देखिए, वांडरवॉल्स ने संशोधन किया पी, दाब और आयतन के अंदर, और उन्होंने संशोधन करके क्या दिया? पीआई वी आई बराबर एनआरटी। अब गैस के अणुओं का आयतन मान लेते हैं कि बी है, तो अब जो पहले जो कहा जा रहा था इस पात्र के अंदर कि ये अणु को घूमने के लिए पूरी जगह मिल रही थी, यानी कि इस दूसरे अणु के आयतन में भी जा रहा था वो, लेकिन अब वो नगण्य नहीं होने की वजह से अब कितना मिलेगा आदर्श गैस के अणु को घूमने के लिए? वी आई बराबर वी माइनस टी। अणुओं की संख्या यदि एन है तो टोटल आयतन कितना हो जाएगा? एन बी। तब कितना मिलेगा? वी आई बराबर वी माइनस एन बी। बी है वर्जित आयतन। ठीक है, इसी गणना कर रहे हैं, तो हमने एक दो अणुओं टच करके, दोनों एक दूसरे टच में है, आर व्यास है, तो आर त्रिज्या का गोला उनका वर्जित आयतन, क्योंकि चारों तरफ से उसमें केवल 2 ही अणु एंटर कर सकते हैं, तो दो अणुओं का वर्जित आयतन वो आर त्रिज्या वाले गोले के रूप में, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो एक का कितना हो जाएगा? 2 का भाग लग जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एक अणु का वास्तविक आयतन 4/3 पाई आर क्यूब से आर कितनी होगी? r/2। सिंपली सोल्व कर लेंगे, तो b अपॉन वी करेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा। तो एक अणु का वर्जित आयतन उसके वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। सवाल आ सकता है एकदम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दाब संशोधन। दाब संशोधन, देखिए एक पात्र है जिसमें गैस भरी हुई है। अब मैं कुछ 2-3 अणु, पूरी में गैस भरी हुई, मैं केवल 2 अणुओं की बात करूंगा। एक अणु ये है, एक अणु ये है, और एक अणु यहाँ सरफेस पर मौजूद है। ठीक है, अभी अणु आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षण बल लगाते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, तो इस अणु पर इधर भी आकर्षण, क्योंकि चारों तरफ अणु है इसके,
चारों तरफ से खींचा गया, इसको भी चारों तरफ से खींचेंगे, इसी तरह इसको भी, इसी तरह इसको भी, लेकिन इसको केवल इस तरफ खींचेंगे, यूं 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 यूं, ऊपर की तरफ अणु है ही नहीं इसके अंदर, क्लियर। तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, यानी कहने का मतलब है इस अणु पर नेट फोर्स कितना है, 0, इस पर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स है 0, और इस पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, और कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, क्योंकि इसको ऊपर की तरफ कोई अणु है नहीं। तो यानी कि ये जो अणु है, जो इस पात्र की दीवार से जाके टकरा था, जो फ्रीली जब अंतराणु का आकर्षण बल नहीं था, जब अंतराणु का आकर्षण बल नहीं था, यानी कि जब दाब कितना था, आदर्श गैस के दाब के बराबर, यानी कि पी था, तो वह अणु अब उस दाब से ना टकरा के कुछ कम दाब से टकराएगा, और मान लेते हैं उसके दाब में कमी, उस पर महसूस किया जाने वाला दाब है पी आई माइनस, जो अणु है वो जो दाब महसूस करेगा, तो इस चीज को समझना, जो देखिए मैं वापस बोल रहा हूँ कि गैस के जो दीवार जो अंदर अणु होंगे उन पर अंतराणु का आकर्षण बल चारों तरफ से लगेंगे, जिससे उस पर नेट फोर्स तो कितना होगा, 0 होगा। लेकिन जो अणु है, चल इसको जैसे दूसरी तरह से ड्रॉ करें, अगर मान लेते हैं ये है, ये अणु है, इसको क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है, तो जो ये यहाँ से टकराएगा वो कुछ कम दाब से, घटे हुए दाब से टकराएगा, कम वेग होगा, दाब कम होगा, और ठीक है, तो यानी कि जो दाब, कुल दाब जो महसूस किया जाएगा इस अणु के द्वारा, वो आदर्श गैस का जो फ्रीली वाला दाब था उसमें कुछ कमी आ जाएगी, उसमें कुछ कमी आ जाएगी, मान लेते हैं पी' की कमी आ जाएगी, ठीक है। दाब में जो कमी आ जाएगी वो पी' है कि इसके अंतराणु आकर्षण के बल के विरुद्ध से, जब अंतराणु का आकर्षण बल विरुद्ध था ही नहीं, तब कौन कितना दाब था, आदर्श गैस के दाब के बराबर, ठीक है। तो अब कुल जो दाब महसूस किया जाएगा पी, वो कितना होगा, पी आई माइनस पी डे, तो पी आई बराबर आदर्श गैस के अणुओं का दाब कितना हो जाएगा, पी प्लस पी डे। ये पी डे ही क्या कहलाता है, दाब संशोधन, जो पी डे है यही क्या कहलाता है, दाब संशोधन। अब जो कुल दाब महसूस किया जाएगा, कम दाब डालता है जिससे अंदर की तरफ खिंचाव जो हो रहा है उससे कम, तो जो वास्तविक दाब होगा अब वो पी आई माइनस पी डे होगा, क्योंकि कम महसूस हो रहा है, क्योंकि पी डे में कमी आ रही है, ये जो खींचा जा रहा है ये पी डे है, तो पी आई बराबर कितना हो जाएगा, पी प्लस पी डे, सिंपली ये दाब संशोधन कहलाता है। अब मैं अगर आपसे यहाँ से सिंपली एक चीज पूछूं, यहाँ से ये जो पी डे है ये किस वजह से आया है, इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से, और ये फोर्स किसकी वजह से है, अणुओं की वजह से, ये जो फोर्स है ये किस वजह से, अणुओं के कारण। तो यानी कि अल्टीमेटली ये पी' जो है अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, कि अणु की संख्या जितनी ज्यादा होगी पीछे की तरफ उतना ही ज्यादा तेजी से आकर्षण बल लगेगा। तो ये, और ये जो पी' है ये अणु घनत्व के वर्ग के समानुपाती होता है, जितना ज्यादा अणु घनत्व होगा उतना ही ज्यादा ये दाब करेक्शन होगा, और अणु घनत्व होता है n/v, पी' n/v के वर्ग के समानुपाती। तो समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, मान लेते हैं वो कांस्टेंट a है, वर्ग कितना हो जाएगा n²/v², और एक कांस्टेंट आ गया a। तो पी' अणु घनत्व, जैसे द्रव्यमान घनत्व क्या होता है m/v, वैसे अणु घनत्व क्या होगा, अणुओं की संख्या में आयतन का भाग लग जाएगा, तो ये n²/a/v² हो गया, ठीक है। पी' आ गया, तो पी आई बराबर कितना हो गया, p प्लस n²a/v², पी' का मान रख दिया सिंपली, ये फाइनली ये पी आई भी आ गया, पी आई भी आ चुका है, पी वी आई भी आ चुका है। अब वॉटर वॉल समीकरण के अनुसार पी आई वी आई बराबर एनआरटी, पी आई का मान पी प्लस n²a/v², v माइनस एन वी बराबर एनआरटी। तो फाइनली ये इक्वेशन है वॉन डेर वाल इक्वेशन, जो संशोधित करके, जो आदर्श गैस समीकरण जो थी उसमें संशोधन करके दी गई थी वॉन डेर वाल समीकरण, ठीक है। कैसे आया मैं वापस बता देता हूँ, देखिए जो अंदर के अणु हैं इन पर लगने वाला आकर्षण बल कम 0 होगा, क्योंकि चारों तरफ अणु है, लेकिन जो सतह पर मौजूद है उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, जैसे यानी कि ये नीचे की तरफ, यानी इस तरफ खींचेंगे तो ये कम वेग से टकराएगा, यानी कि
कम दाब लगाएगा अपात्र की दीवार पर। मान लेते हैं दाब में वो कमी कितनी है, पी डेस, तो अब जो नेट वास्तविक दाब लगेगा वो पी आई माइनस पी डेस, क्योंकि पी आई क्या है, वो फ्री दाब जब अंतराण्विक आकर्षण बल नहीं था। तो एक तरह से मान लीजिए फ्री दाब जो 100 था, टोटल 100 था, और उस खींचने की वजह से मान लीजिए कितना कितना कमी आई 20 की, तो अब कितना महसूस होगा 80, यानी 100 माइनस 20 ही करोगे, सेम वही है 100 माइनस 20 जो कमी आ रही है। तो ये पी डेस क्या कहलाती है, दाब संशोधन। तो पी आई बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस पी डेस। पी डेस क्या है, दाब संशोधन। ये किस पर निर्भर, ये किसकी वजह से है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगने की वजह से, और वो किसकी वजह से लग रहा है, अणुओं की संख्या के कारण लग रहा है। तो यानी कि ये अणु घनत्व के वर्ग के समानुपाती होता है। तो पी डेस प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी का स्क्वायर, यानी पी डेस बराबर एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। सिंपली हमने पुट करा तो ये एक समीकरण आ गई, वॉन डर वाल्स समीकरण। यदि 1 मोल की बात करेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 1, तो p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस बी बराबर 8। क्लियर। चलिए अब ये a और b जो आ रहे हैं इनके कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है a और b, वॉन डर वाल्स नियतांक बोलते हैं इनको वॉन डर वाल्स नियतांक भी बोलते हैं। a तथा b जो है वॉन डर वाल्स नियतांक भी कहलाते हैं। इनके मात्रक निकालेंगे, इनके मात्रक क्या होंगे, ठीक है। तो वॉन डर वाल्स नियतांक के मात्रक देखिए कैसे निकालेंगे। वॉन डर वाल्स नियतांक, और ये जो वॉन डर वाल्स नियतांक है इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए मैं वॉन डर वाल्स समीकरण लिख रहा हूँ वापस, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी बराबर एन आर टी। ये आपको अच्छे से पता है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग समान राशि समान चीज में जुड़ती है। ये पी में जो ये राशि जुड़ रही है, इसका मतलब ये तभी जुड़ रही है जब ये दाब की राशि है, और ये तभी जुड़ रही है जब, ये तभी घट रही है जब ये आयतन की राशि है। यानी कि एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर किसका है, दाब का पार्ट है, ये तभी जुड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है ना समान ही गुणा होते हैं, समान ही भाग होते हैं। आप x प्लस वाई को ये थोड़ी कर सकते हो 2x, आप x प्लस x को 2x कर सकते हो, ठीक है ना, समान चीजें जुड़ती है हमेशा। तो जैसे यहाँ पर ये एन स्क्वायर ए स्क्वायर किसका पार्ट हो गया, दाब का पार्ट हो गया, और दाब को किससे लिखते हैं, एटमोस्फियर से, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एटमोस्फियर इंटू वी स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, ठीक है। और एटमोस्फियर आयतन को किससे लिखते हैं, लीटर से, तो लीटर स्क्वायर, ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल का इनवर्स स्क्वायर। तो ये मात्रक हो गया ए का, एटमोस्फियर लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। लीटर को किससे लिखते हैं, मीटर क्यूब से, 1 लीटर बराबर होता है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मीटर 6 मोल इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। मीटर 6 मोल इनवर्स स्क्वायर, ये मीटर हो गया, ये मीटर के अंदर लिख दिया। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर दाब बराबर लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर की घात 6 मोल इनवर्स स्क्वायर, तो 2 से 4 बार कट गया, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर की घात 4 मोल इनवर्स स्क्वायर, एक नया मात्रक ये हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर की घात 4 मोल इनवर्स। तो दाब बराबर क्या होता है, न्यूटन बल बटा क्षेत्रफल, बल को लिखते हैं न्यूटन से, क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये 3-4 मात्रक हो गए, एक तो ये हो गया एटमोस्फियर लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर, दूसरा लीटर को मीटर में लिखेंगे तो एटमोस्फियर मीटर की घात 6 मोल इनवर्स स्क्वायर। इसी तरह अगला, अगर दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल लिखेंगे तो न्यूटन मीटर की घात 4 मोल इनवर्स स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह एन भी किसका मात्रक है, आयतन में जुड़ रहा है तो आयतन का मात्रक है, और आयतन को किससे लिखते हैं, आयतन को लिखते हैं लीटर से, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो गया, लीटर पर मोल, एन का भाग लग जाएगा, तो लीटर मोल इनवर्स स्क्वायर, लीटर को किससे लिखते हैं, मीटर क्यूब से, मीटर क्यूब
मोल इनवर्स, तो ये इस सब बी का मात्रक होता है। तो ये मात्रक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो ये सब कंप्लीट वैन डर वाल्स इक्वेशन हो गई, कैसे डे विचलन हुआ, किस वजह से हुआ, सारा सब कुछ आ चुका है इसके अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है पूरा। तो इस तरह से हम ये सोल्व करते हैं इसको। इसके बाद हम वैन डर वाल्स इसी इक्वेशन के आधार पर क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक वाले बात करेंगे। और इसके अलावा एमेगट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया उसकी बात करेंगे कि एमेगट कैसे साबित किया कि ये बॉयल के नियम से विचलन होता है, चार्ल्स के नियम से विचलन होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्रांतिक घटना की बात करेंगे और गैस को द्रव में कैसे परिवर्तित करते हैं उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू।